डायबिटीज के वजह से आंखों में, किडनी में, हार्ट में और पैरों में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शरीर में, खास करके चमड़ी में, ऐसे बहुत सारे लक्षण आते हैं और समस्याएं आती हैं जो डायबिटीज के वजह से होती है। बहुत सी बार ये समस्या नए डायबिटीज है उसकी जानकारी देती है और कभी कभार ये समस्या आगे बढ़े हुए डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का भी हिस्सा बन जाती हैं। कभी कभार ये चमड़ी की बीमारियां बेनाइन हो सकती है, कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं दे सकती, कभी कभार ये जानलेवा तक साबित हो सकती है। तो कौन सी ऐसी चमड़ी की बीमारियां हैं जो डायबिटीज के मरीजों को ज़्यादा हो सकती है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। देखिए, चमड़ी जो है ना, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी हाँ, चमड़ी भी एक प्रकार का अंग है, ऑर्गन है। और ये चमड़ी बहुत सी बार हमें अंदरूनी जो हमारी हेल्थ है उसको इशारा करती है। कभी कभार नए डायबिटीज को ये दिखाती है और कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो कुछ ऐसी चमड़ी की समस्याएं जो ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है डायबिटीज के लोगों में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप किसी और की भी हेल्प कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत से कॉमनली पाई जाने वाली समस्या है, इसको हम कहते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। जी हाँ, ये एक चमड़ी की समस्या है जहाँ पे ज़्यादा करके जो भी शरीर के फोल्ड्स है वहाँ की चमड़ियों में इन्वॉल्वमेंट होता है। ज़्यादा कर ये गर्दन है, फिर जो एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, हाथों की उंगलियों के नकल्स है, फिर इनर थाई, ये सभी एरियाज में ज़्यादा करके अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस पाया जाता है। जब किसी को अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है तो चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, वेलवेट जैसी हो जाती है। आप उसको छू के टच करेंगे तो एक वेलवेट जैसा फील भी आता है। चमड़ी बहुत थिक हो जाती है और ब्राउन से लेके ब्लैक रंग तक पड़ जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि ठीक से नहाए नहीं है, या तो पोल्यूशन है, या तो सन एक्सपोजर, टैनिंग के वजह से ये प्रॉब्लम आता है और बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बहुत बार इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है और इसी के वजह से हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्सन को अभी डायबिटीज अगर नहीं है तो आगे चल के डायबिटीज डेफिनेटली आ सकता है। सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस पीसीओएस जैसी समस्याओं में भी पाया जाता है। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है तो प्लीज़ उस दोनों वीडियो को देखिएगा। एक में मैंने बताया कि उसको ठीक कैसे करें और दूसरे में मैंने बताया कि उसके पीछे की वजह क्या है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस सबसे पहली और सबसे कॉमनली पाए जाने वाली स्किन की प्रॉब्लम है। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की तरह ही और एक कंडीशन कॉमनली देखी जाती है, उसका नाम है एक्रोकॉर्डोन, जिसको सादी भाषा में हम स्किन टैग या तो मसे के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा करके ये जो मसे जो होते हैं अगेन गर्दन के एरिया में और अंडर आर्म्स यानी बगल के एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। और लोगों को लगता है कि छोटे छोटे स्किन टैग्स जो है ज्यादा दिक्कतें नहीं लेके आते, लेकिन ये जो स्किन टैग्स है ये भी आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा है और इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर में सही तरीके से कार्य नहीं करता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये दोनों को ही इंडिकेट करता है। बहुत सी बार अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस और स्किन टैग्स कॉमनली देखे जाते हैं और ये दोनों कंडीशन काफी कॉमन हो जाती है। तो अगर आपको ये दोनों कंडीशन है तो सबसे पहले आप आपके खून में शक्कर की जांच कराइए। आप देखिए कि आपका फास्टिंग का इंसुलिन लेवल कैसा है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। उसके लिए खास प्रकार की टेस्ट की जाती है जिसका नाम है HOMA-IR। ये दोनों टेस्ट आपको बता सकती है कि क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, तीसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक थिक स्किन।
यानी कि डायबिटीज में आने वाली मोटी सी चमड़ी, जिसको हम अक्सर डिजिटल स्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। डिजिट्स यानी कि ये उंगलियों के नकल्स। जैसे कि नाम बताता है, डिजिटल स्क्लेरोसिस की जो बीमारी होती है ज्यादा करके उंगलियों के जो नकल एरिया है वहां पे पाई जाती है। और ये एरिया की जो चमड़ी जो होती है ना, बहुत ज्यादा मोटी सी ब्राउन कलर की होने लगती है। बहुत सी बार मरीजों को कोई भी लक्षण नहीं आते, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, और बहुत सी बार लक्षण अगर आते हैं तो दर्द हो सकता है। आपको हो सकता है वो एरिया का पेन का सेंसेशन कम हो, ज्यादा कुछ सेंसेशन महसूस नहीं होते हैं, ऐसा कभी कभार होता है। और अगर पेन ज्यादा रहेगा तो हो सकता है आपकी उंगलियों की जो मूवमेंट्स जो है, मोबिलिटी है, वो कम हो सकती है। तो ये सब पाया जाता है डिजिटल स्क्लेरोसिस में। इसको ठीक कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको आपके डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखना है। ऐसा पाया गया है कि अगर शुगर कंट्रोल अच्छा होता है तो डिजिटल स्क्लेरोसिस काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे एल्डोज रिडक्टेज इनहिबिटर, जो आपके शुगर अल्कोहल को कम करता है और फायदा करता है। अगर आपकी मोबिलिटी बहुत कम है तो वैसे केसेस में आप फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी का सहायता ले सकते हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका। जी हाँ, देखिए ये बाकी की कंडीशन के मुताबिक उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये बहुत सी बार डिसफिगरिंग है और मरीजों को जिंदगी में बहुत जिंदगी जीने के रास्ते कम भी कर सकती है। ये जो नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका है, तकरीबन 1% डायबिटीज के मरीजों को होता है। यानी अगर 100 डायबिटीज के पेशेंट है, उसमें से एक आधे % को ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जिन भी मरीजों को नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका होता है, उनको ज्यादा करके डायबिटीज होता ही होता है। ये जो प्रॉब्लम जो है ना, ये ज्यादा करके पाई जाती है पैरों में, यानी जो टीबिया का जो हड्डी है, वो जिसको शिन एरिया कहते हैं, घुटनों के नीचे वाला एरिया, वो पैर के दोनों एरिया में पाई जाती है। अक्सर ये प्रॉब्लम दोनों पैरों में साथ में पाई जाती है। ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से पिंपल से, यानी एक छोटा सा पिंपल जैसा आ सकता है और धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है और अचानक से तेजी से इतना बढ़ जाता है कि वहां पे एक छोटा सा पैच बन जाता है। और ये जो पैच जो होता है अक्सर येलो से लेके लाल से लेके ब्राउन कलर का होता है। बहुत सी बार ये जो पैच जो होते हैं ना, एक साथ में नहीं आते, साइक्लिकल होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये जो चमड़ी का जो अल्सरेशन का जो एरिया होता है अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक खुद ही शांत हो जाता है और फिर वापस से तेजी से बढ़ने लगता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे की वजह नहीं पता है, लेकिन ज्यादा करके अगर आपका शक्कर अनकंट्रोल में रहता है तो उतना ज्यादा तेजी से अल्सरेशन होता है। ये जो कंडीशन है, अगर आप किसी के भी पैर ऐसे देखेंगे नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका के, तो बहुत ज्यादा डरावने और खतरनाक लगते हैं, क्योंकि अल्सरेशन होने के वजह से ऊपर की चमड़ी निकल जाती है और अंदर की जो खून की जो नसें है, ब्लड वेसल्स है, वो पूरी एक्सपोज हो जाती है और आजू बाजू की जो चमड़ी जो होती है उसमें पोर्सिलिन यानी शाइनी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। बहुत सी बार मरीजों को कोई लक्षण नहीं आते और अगर लक्षण आते हैं तो दर्द हो सकता है, वहां पर ज्यादा खुजली आ सकती है, हो सकता है वो एरिया के सेंसेशंस में आपको कमी भी आ सकती है। और ये नेक्रोबायोसिस में ज्यादा करके अल्सर बनने की कैपेसिटी होती है और क्योंकि ये अल्सरेशन आता है तो ये बहुत सी बार काफी डरावना हो जाता है। नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका जितना ही पेशेंट के लिए डिफिकल्ट है, उतना ही डॉक्टर को उसको मैनेज करने में और ट्रीट करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि बहुत सी बार एकदम ठोस इलाज नहीं है ये कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो अगर आपको अल्सरेशन आ रहा है तो उसके वजह से हो सकता है आपको और सेकेंडरी जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन लग सकते हैं और इसीलिए ये जो अल्सर वाला जो एरिया है उसको अच्छे से ठीक करना, अच्छे से वो मार को वुंड को केयर करना जरूरी हो जाता है। सुपरफिशियल टॉपिकल स्टेरॉइड लगाया जा सकता है या तो फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और अच्छा वुंड केयर, ये नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अगर आपको ऐसी कंडीशन आ रही है तो डेफिनेटली आपको डिले नहीं करना है, आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, क्योंकि ये बहुत सी बात बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाती है और अक्सर मरीजों को देख के ही, पैर देख के ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई भी पैर देखता है बोलता है अरे बाप रे ये क्या हुआ है, ऐसी ये कंडीशन है। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ब्लिस्टर, यानी कि डायबिटिक बुले। बहुत सी बार मेडिकल भाषा में हम इसको बुलियोसिस डायबिटिकोरम के नाम से भी जानते हैं। ये और भी एक कॉमन सी आने वाली स्किन की कंडीशन है। अचानक से ये कंडीशन आती है और ऐसी जगह पे आती है जहाँ की चमड़ी पहले बहुत ही हेल्दी थी। ज्यादा करके जो बुले जो होते हैं ये अक्सर पाए जाते हैं पैरों में, कभी कभार हाथों में भी पाए जाते हैं और पेट और बैक में बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये जो बुले जो होते हैं, ब्लिस्टर्स जो होते हैं, अचानक से आते हैं। अक्सर मरीज यही कहते हैं कि रात तक तो सब ठीक था, अचानक सुबह उठे तो ये बुले आ गए। ये बहुत ही क्लासिकल प्रेजेंटेशन है और अक्सर ये जो बुले जो होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं एक छोटे से बलून जैसे कह सकते हैं। जब किसी इंसान को बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो भी एक ब्लिस्टर बन जाता है, लेकिन उस ब्लिस्टर में दर्द होता है। जिस मरीज को डायबिटीज वाला जो ब्लिस्टर आता है वो अक्सर पेनफुल नहीं होता है और दर्द भी नहीं देता। और ये जो ब्लिस्टर जो होता है ना, उसकी साइज आधे सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक भी जाती है और आजू बाजू की चमड़ी है, आजू बाजू का एरिया है, अक्सर दर्द नहीं करता। सडनली आने वाला ये जो डायबिटिक बुले है, ये बहुत ही क्लासिकल प्रेजेंटेशन है डायबिटीज का। और बहुत सी बार डायबिटीज के मरीज जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनको भी ये बुले आ जाते हैं। इन बुले को ठीक होने में कम से कम 2 से 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। अगर ये बुले को, बहुत सी बार लोगों को ऐसा होता है कि ये फोड़ा जो है उसको फोड़ दे, और अगर ऐसे मिस्टेक करते हैं तो उसके वजह से आगे चल के बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के भी चांस हो जाते हैं। और जिस दिन ये बुले को फोड़ा जाता है, अंदर का जो पानी जो होता है वो अक्सर स्टेराइल होता है और उसमें ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ये फोड़ा फूट जाता है तो उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक है स्किन के इन्फेक्शंस, यानी चमड़ियों के इन्फेक्शन, जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं डायबिटीज के लोगों में। फिर आ जाता है उसमें सेल्यूलाइटिस, फॉलिक्यूलाइटिस, कार्बंकल और फुट अल्सरेशन और पैरों में इन्फेक्शन, ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। इनफैक्ट पैरों के जो इन्फेक्शन होते हैं ये बहुत सी बार अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने शुरू भी हो जाते हैं। अक्सर शुरुआत होती है कॉमन से सेल्यूलाइटिस जैसे इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और खास करके अगर डायबिटीज के मरीजों को नर्व सेंसेशन में कमी है तो उनको पैरों का सेंसेशन भी नहीं रहता। और अगर वैसे वक्त पे अगर उनके पैरों में सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, या तो वो धूम्रपान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में जो ब्लड फ्लो कम होता है उसके वजह से अक्सर ये सेल्यूलाइटिस और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है उतने अच्छे से हील नहीं हो पाते और बढ़ते जाते हैं। और बहुत सी बार चाहे कितने भी एंटीबायोटिक्स दे, अक्सर मरीजों को एम्पुटेशन तक भी नौबत पहुंच जाती है। और इसीलिए पैरों का ख्याल रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पैरों का ख्याल डायबिटीज के मरीजों को कैसे रखना है और किन बातों पे ध्यान देना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग डिटेल में वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखेगा, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही नहीं, फंगल इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। और ये फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके नाखून और पैरों के नाखूनों के वहां पे। वहीं पे नहीं, पैरों के जो टोज है उसके बीच का जो एरिया है जिसको हम इंटरडिजिटल स्पेस कहते हैं, वहां पे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अक्सर ये इसलिए भी होता है कि अगर मरीजों को पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या तो फिर वो पैर धोने के बाद में अच्छे से सुखा नहीं रहे हैं, तो वैसे केसेस में फंगल इन्फेक्शन और खास करके कैंडिडा जैसे इन्फेक्शन कॉमनली हो जाते हैं।
उसी प्रकार नाखूनों में भी एक प्रकार का फंगस होता है जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। वैसा टो नेल का फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है और उसके वजह से भी नाखून में डिस्कलरेशन और कालेपंती जैसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और अक्सर ऐसे इन्फेक्शन अगर हिडन रहते हैं तो आपका ब्लड शुगर चाहे कितना भी अच्छा कंट्रोल में क्यों ना हो, उसको बिगाड़ जरूर सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शंस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते और एक इन्फेक्शन जो काफी जानलेवा तक साबित होता है, वो है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जरूरी नहीं है कि हर एक डायबिटीज के मरीजों को हो, लेकिन अगर ये आता है तो बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तकरीबन 20% लोग जिनको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होती है उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक डिजीज है। ये डिजीज अचानक से आता है और तेजी से फैलने लगता है। और अक्सर जब ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस आता है तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे गैंग्रीन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है और ऐसे उसके वजह से बहुत सी बार मरीजों को एम्प्यूटेशन तक भी कराना पड़ सकता है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस क्योंकि ये ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे मरीजों को ये प्रॉब्लम आता है मरीजों को अक्सर आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, उसका भी चुनाव करना पड़ सकता है। और अक्सर बहुत सी बार क्योंकि मोर्टालिटी रेट ज्यादा है तो वैसे केसेस में बाकी के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत पड़ सकती है। जितना ज्यादा शुगर कंट्रोल में रहता है उतना ही नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के लिए हमें फायदा होता है। और अक्सर मरीजों को ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर आप किसी भी मरीज को देखेंगे जिनको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हुआ है, आपको बाहरी ओर से दिखेगा कि ये तो छोटा सा मार है और जितना वो मरीज दर्द से चिल्लाता है वो कभी कभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। लोगों को लगता है इतने छोटे मार में इतना दर्द कैसे हो सकता है, लेकिन जी हाँ, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसीलिए ये अनबेरेबल भी हो जाता है। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इरप्टिव ज़ैंथोमास। जी हाँ, ये एक प्रकार का ज़ैंथोमा है। देखिए, साधारण तौर पे जब भी हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें एक कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल 2000 या उससे भी ज्यादा हो जाता है तो वैसे केसेस में इरप्टिव ज़ैंथोमास पाया जाता है। लेकिन जब हम डायबिटीज मरीजों की बात करते हैं तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड इससे कम लेवल का हो तो भी इरप्टिव ज़ैंथोमास हो जाता है। देखिए, हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड और एक कंपोनेंट है काइलोमाइक्रोन जिसमें से ट्राइग्लिसराइड बनता है। ये दोनों का लेवल को बैलेंस में रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इसकी ये एंजाइम की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब आपका डायबिटीज सही तरीके से कंट्रोल में नहीं होता है तो वैसे केसेस में ये एंजाइम का लेवल भी कम हो जाता है और इसी के वजह से ये काइलोमाइक्रोन और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये ज़्यादा करके बढ़ने लग जाते हैं। और हमारे खून की एक प्रकार की कोशिका है जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। तो जब मैक्रोफेज में ये ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन मिलता है तो एक ज़ैंथोमा बन जाता है। अक्सर ये जो ज़ैंथोमा होता है ये ज़्यादा करके दर्द नहीं देता और असिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभार किसी किसी मरीज को दर्द हो भी सकता है। ये जो ज़ैंथोमा है अचानक से आता है और ज़ैंथोमा ज़्यादा करके पाया जाता है कोहनियों में, फिर आपके बटक्स में यानी नितंब, थाइज में और आपके नी जॉइंट के एरिया के यहाँ पे ज्यादा करके पाया जाता है। शुरुआत में ये आता तो है छोटे से पिंपल जैसा बनता है, लेकिन धीरे धीरे वो पीले रंग का बन जाता है। तो इस प्रकार का जो ज़ैंथोमा होता है इसको हम इरप्टिव ज़ैंथोमा कहते हैं। इसका इलाज बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ब्लड शुगर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा उतना ये ज़ैंथोमा कम आता है। हो सकता है ज़ैंथोमा जब आता है तब इंसुलिन की लेवल बहुत कम हो जाए और इसी के वजह से बहुत सी बार जब हम इंसुलिन की थेरेपी देते हैं मरीजों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है।
एंड ऑफ कोर्स अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने की भी आजकल मेडिसिन आ गई है। स्टैटिन नाम की दवा है, फाइब्रेट नाम की दवाइयाँ हैं, सारोग्लिटाज़र ऐसी दवाइयाँ हैं। ऐसी दवाइयों से भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है और उसके वजह से आपको ये इरप्टिव ज़िंथोमा आने में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में फ़ायदा हो जाता है। ड्राई और इची स्किन ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है डायबिटीज़ के मरीजों में। खास करके जब शुगर कंट्रोल के बाहर होता है तो वैसे केसेस में चमड़ी का ऊपर का जो ऑयल का जो लेयर होता है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है और अक्सर मरीजों को इसके से सूखी सूखी चमड़ी लगती है और क्योंकि सूखी बनती है तो बार बार उसमें इचिंग आ जाता है और खुजली आती है। और इस टाइम पे अगर इसको ठीक नहीं करें तो ये खुजली जब आती है तो स्क्रैच हो सकता है और वहाँ पे फिर सेकेंडरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ड्राई और इची स्किन है तो वैसे केसेस में आपको रेगुलरली मॉइस्चराइज टॉपिकली करना है। टॉपिकल इमोलिएंट भी आते हैं जो थोड़ा सूदिंग दे, आपको बार बार खुजली ना करे और ऑफ कोर्स आपके ब्लड शुगर पे ध्यान देना है। इसके बाद में और एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं ज़ेंथिलिज्मा। जी हाँ, ज़ेंथिलिज्मा भी एक टाइप का ज़ेंथोमा ही है। जब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब आता है। ज्यादा करके ये ज़ेंथिलिज्मा जो होता है पाया जाता है आंखों के ऊपर की पलकों पे ऊपर। ज्यादा करके जब कोलेस्ट्रॉल होता है तभी ज़ेंथिलिज्मा होता है, लेकिन बहुत सी बार डायबिटीज और थायराइड के मरीजों को ज़ेंथिलिज्मा अदरवाइज भी हो सकता है। ज़ेंथिलिज्मा वैसे तो कोई सिम्टम्स नहीं देता है, ना ये कोई कैंसर है, ना इसके वजह से आपको आंखों की रोशनी पे असर आती है, लेकिन क्योंकि आपके चेहरे पे है तो इसीलिए बहुत सी बार कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाती है और लोग इसको ठीक करने के लिए प्रयास भी करते हैं। तो वैसे केसेस में सबसे पहले आपको आपका ब्लड शुगर है, थायराइड है, उसको कंट्रोल में रखना है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो उसको भी रेगुलराइज करना है। ज़ेंथिलिज्मा को ठीक करने के लिए कुछ होम बेस्ड रेमेडीज हैं जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। कॉस्मेटिक के लिए हम बात करें तो क्रायो सर्जरी हो जाता है, सर्जिकल एक्सीजन हो जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन थेरेपी है। ऐसी कुछ थेरेपीज है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं फिशी स्केल स्किन। जी हाँ, यानी कि जैसे मछलियों के चमड़ी कैसे स्केलिंग वाले अलग अलग टाइप के उसमें जो डिजाइनिंग होती है, ऐसे डिजाइनिंग वाली चमड़ी भी काफी ज्यादा कॉमनली पाई जाती है डायबिटीज के लोगों में। ज्यादा करके ये पाई जाती है हाथ, पैर और घुटनों के नीचे के एरिया में पाई जाती है और अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो चमड़ी जो होती है उसके जो लेयर होते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के अंदर खास प्रकार के केमिकल कंपोनेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जब ऐसे केमिकल्स इकट्ठे होने लगते हैं उसके वजह से चमड़ी जो है थोड़ी सी छूटने लग जाती है, उसके लेयर्स थोड़े टूटने लग जाते हैं और इसकी वजह से ड्राई और स्केली स्किन बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। अक्सर इसको ठीक करने के लिए मॉइस्चराइजर है, टॉपिकल इमोलिएंट है और केराटोलाइटिक एजेंट वाले कुछ क्रीम आती है, वो ज़्यादा हेल्प करती है। उसी प्रकार डायबिटीज के मरीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में जीरोसिस यानी ड्राइनेस हो जाता है। ये ड्राइनेस जो है बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मॉइस्चराइजर लगा के ये ड्राइनेस निकल जाए। जीरोसिस क्यों पर्टिकुलरली कुछ पेशेंटों को होता है उसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन ज्यादा करके जीरोसिस पाया जाता है और जीरोसिस के वजह से अक्सर स्किन में ऐसे पेवमेंट जैसे अपीयरेंस आने लगते हैं और बहुत बार रिपीटेटिवली मॉइस्चराइजर और टॉपिकल क्रीम लगाने के बाद में ही मरीजों को कुछ आराम मिलता है। ज्यादा करके अगर जेरोसिस होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोराइटिस यानी कि खुजली आने लगती है और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी आने शुरू हो सकते हैं। फिर आ जाती है पीली यानी पीले कलर की चमड़ी। ज़्यादा करके बहुत से डायबिटीज मरीजों को जैसे ही उम्र होने लगती है उनकी चमड़ी है, नाखून है, वो पीले रंग के पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों एग्जैक्टली ऐसा होता है उसके पीछे वजह तो नहीं पता, लेकिन हाँ चमड़ियों और नाखून के जो लेयर है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन, कैरोटीन ऐसे कुछ केमिकल्स इकट्ठे होने लगते हैं जिससे वजह से वो चमड़ी पीली रंग की दिखने शुरू हो जाती है। अक्सर मरीजों को ये देख के डर लगता है कि क्या हमें पीलिया तो नहीं हो गया, यानी जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत सी बार नॉर्मल भी आते हैं।
कोई ठोस वजह नहीं है और ना ही मरीजों को इसके वजह से कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ना दर्द होता है, ना खुजली आती है। लेकिन हाँ, स्किन के डिस्कलरेशन में डेफिनेटली चेंजेस आ जाता है और कभी कभार कॉस्मेटिकली लोगों को ये काफ़ी डिस्टर्ब करता है। उसी प्रकार और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ओनिकोक्रिप्टोसिस, यानी सादी भाषा में हम कहते हैं इनग्रोन टोनेल। ज्यादा करके ये पाए जाते हैं पैरों के अंगूठे में, यानी जो सबसे बड़ा जो ग्रेट टो होता है, यहाँ पे इनग्रोन टोनेल सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। और अक्सर ये इनग्रोन टोनेल जो होता है मरीजों को काफी दर्द देता है और बहुत सी बार लोग इसको ठीक करने के लिए सैलून में जाते हैं, पेडिक्योर कराते हैं या तो फिर घर पे बैठ के भी इनग्रोन टोनेल निकालने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये सब करने की वजह से प्रॉब्लम आपका सॉल्व तो नहीं होता, प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। हमने बहुत ऐसे क्लिनिक में देखे हैं पेशेंट जो टोनेल को ठीक करने गए और प्रॉब्लम को बढ़ा के आ गए। तो अगर आपको इसे इनग्रोन टोनेल है जिसकी वजह से आपको जूते पहनने में डिफिकल्टी आ रही है या तो आपको दर्द हो रहा है, पैरों की चमड़ी में आपको चेंजेस दिख रहे हैं, तो वैसे केसेस में आपको आपके डायबिटीज के विशेषज्ञ डॉक्टर या तो फुट केयर के जो सर्जन डॉक्टर है उनकी सहायता लेनी पड़ सकती है। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रूबियोसिस फेशियाई। फेशिया यानी कि फेस और रूबियोसिस यानी रूबी जो लाल रंग का होता है वो। यानी ये जो कंडीशन है अक्सर पाई जाती है चेहरे के ऊपर। अक्सर जिन मरीजों को डायबिटीज होता है तकरीबन 6-7% लोगों को चेहरे पे उनका चेहरे का रंग एकदम लाल सा हो जाता है, पिंक सा हो जाता है, ऐसा पाया जाता है। और खास करके अगर जो मरीज हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में रूबियोसिस फेशियाई की रेट ज़्यादा बढ़ जाती है, 50% लोगों तक भी हो जाता है। वैसे तो ज़्यादा करके कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन यस आपको आपका फेस जो है डेफिनेटली एकदम फ्लश्ड आउट जैसा लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चेहरे की चमड़ी के भीतर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, खून की जो नसें हैं, वो थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और इसके वजह से अचानक ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से रूबियोसिस फेशियाई आ जाता है। वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेके आता, लेकिन यस डेफिनेटली फेशियल चेंजेस हो जाते हैं। दूसरी एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पाल्मर एरिदीमा। पाल्मर यानी कि पाम यानी कि हथेली। अक्सर हाथों की दोनों हथेलियों में अचानक से लाल रंग का लालाश आ जाता है, इसको हम पाल्मर एरिदीमा कहते हैं। अक्सर ये दोनों हाथों में आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेके आता, बेनाइन कंडीशन है, लेकिन हाँ होता ज़रूर है। बहुत सी बार पाल्मर एरिदीमा होने की वजह से शरीर में और भी छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स है जिसको हम माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि आपकी आंखों की में रेटाइनोपैथी हो सकती है, किडनी में नेफ्रोपैथी हो सकती है, ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपको पाल्मर एरिदीमा है तो आपको डेफिनेटली आपके किडनी और आंखों की जांच भी करानी चाहिए, देखने के लिए कि कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं फिंगर पेबल्स, और मेडिकल भाषा में हम इसको हंटलीज पेप्यूल कहते हैं। नाम ही सजेस्ट करता है, फिंगर यानी कि उंगलियों और पेबल यानी कि छोटा सा पत्थर जैसा। जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ज्यादा करके पाई जाती है उंगलियों और खास करके नकल्स के यहाँ पे एक छोटा सा पेप्यूल जैसा क्रिएट हो जाता है, यानी हम छोटी सी गांठ जिसको कह सकते हैं। अक्सर जिन मरीजों को ड्राई स्किन होती है उनको ये फिंगर पेबल्स ज्यादा करके पाए जाते हैं। वैसे तो दर्द नहीं करता, लेकिन थिक स्किन डेफिनेटली हो जाती है। और अगर ऐसा थिकनिंग ऑफ द स्किन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए टॉपिकल दवाइयाँ कुछ आती हैं, जैसे कि अमोनियम लैक्टेट की जो क्रीम आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कार्य करती है। ऑफकोर्स आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना ये तो सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक प्रूराइटिस। प्रूराइटिस यानी कि खुजली, इचिंग। ओके, बहुत सी बार डायबिटीज के मरीजों को कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है और पूरे शरीर में खुजली आनी शुरू हो जाती है। ये खुजली या तो कोई पर्टिकुलर एरिया में आ सकती है या तो ये खुजली पूरे बॉडी में आ सकती है। जनरलाइज या लोकलाइज खुजली दोनों ही पॉसिबल है। अक्सर ये खुजली ज़्यादा करके पाई जाती है तब जब आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हो तब, और अगर आपको और भी कोई लिवर के या तो किडनी की बीमारी आ जाती है तब। ज़्यादा करके जब लिवर और किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है मरीजों को काफ़ी इचिंग हो जाती है। और शुगर अनकंट्रोल भी बहुत ही कॉमन इंडिकेशन है।
इनफैक्ट बहुत सी बार पेशेंट कहते हैं कि जब हमें खुजली आनी शुरू हो जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि हमारा शक्कर बढ़ चुका है। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आपके डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल में रखें और किडनी और लिवर की भी जांच कराते रहिए। ज़्यादा करके इसके ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट ही होती है। कुछ क्रीम है या तो फिर मलहम है या तो फिर मॉइस्चराइज़र है, उससे बहुत सी बार खुजली ठीक हो जाती है। और अगर ये खुजली फिर भी ठीक नहीं होती है, तो वैसे केसेस में आपको एंटी एलर्जिक की जो दवाइयाँ जो आती हैं, सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, ऐसी कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऑफकोर्स कौन सी दवा आपके मेडिकल केस में एप्लीकेबल होगी, वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखे कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन जो डायबिटीज के मरीजों में चमड़ी पे आती हैं। ऑफ कोर्स इससे भी ज़्यादा बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है, लेकिन मैंने वही कंडीशन को इंक्लूड किया है आज के वीडियो में जो ज़्यादा करके कॉमनली हम पेशेंट्स में देखते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसी चमड़ी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से बात कीजिए और देखिए कि क्या आपका डायबिटीज़ सही तरीके से कंट्रोल में है या नहीं है। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, ये भी देखिए कि क्या आपको किडनी और लिवर में तो प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और डेफिनेटली शुगर कंट्रोल ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंडीशन के जो लक्षण होते हैं, मरीजों को डायबिटीज़ ठीक होने के बावजूद भी उतने असर नहीं करते और बहुत सी बार ऐसे कुछ कंडीशंस के साथ में लोगों को रहना भी पड़ता है। एंड मैं डेफिनेटली फील कर सकती हूँ कि कितना ये डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन ये कंडीशंस हैं। अवेयरनेस आपको अगर रहेगी तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को उस हिसाब से बात भी कर सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम के द्वारा यही मेरी कोशिश थी कि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस को लेके आऊँ, लेकिन इसके अलावा भी कोई यूनिक सी कंडीशन हो सकती है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी कंडीशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सी कंडीशन है। मैं कोशिश करूँगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई तो। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, कुछ नई और अच्छी जानकारी हासिल हुई, तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।